Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यस गाइस, ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक जितनी वीडियोस मैंने वन शॉट की डाली है, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सेम थे। लेकिन आज का चैप्टर जो आप करने वाले हो इसमें सब कुछ अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। और गाइज मैं वन शॉट के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से करवाने वाला हूं, ए टू जेड हर चीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपकी हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक के साथ कि इसका मतलब क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है गाइस, हमारी फर्म बंद हो रही है, हम बिजनेस को आगे कैरी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर। सभी पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो रही है इन द फर्म में जो पार्टनरशिप है सभी पार्टनर्स के बीच में खत्म हो रही है, अब हम आगे बिजनेस नहीं करेंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैसे कैसे आप फर्म को बंद कर सकते हो, इसमें सबसे पहला आता है सेक्शन 40, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए 10 पार्टनर है, 10 के 10 एग्री हो जाए कि चलो अब फर्म को बंद करते हैं, हमें आगे बिजनेस नहीं करना है, तो फर्म बंद हो सकती है। ठीक है गाइस, इसके बाद सेक्शन 41, दैट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इस केस में फर्म बंद होगी ही होगी। पहला, अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, नेचुरल बंद हो जाएगी, या 10 पार्टनर है, एक को छोड़कर 9 के 9 इंसॉल्वेंट हो जाए तो एक अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तब भी बंद हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या आता है, अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, मतलब पहले वो लॉफुल था, लो की नजरों में सही था, अब लो की नजरों में वो गलत है, तो आप उस बिजनेस को आगे कैरी नहीं कर सकते, आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 42, जो आपको क्या कहता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर इनमें से कोई भी इवेंट होता है जो अभी बताने वाला हूं, तब भी आपकी फर्म बंद हो सकती है। पहला इवेंट क्या है कि अगर आपने जो बिजनेस किया था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किया था, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो टाइम अगर खत्म हो गया तो आप फर्म को बंद कर सकते हो। ठीक है गाइस। दूसरा, आपने अगर फर्म बनाई थी, आपने बिजनेस किया था एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। लेट्स सपोज, मान लीजिए हम दोनों ने बिजनेस किया, हमने कहा कि हम दिवाली पर स्टॉल लगाते हैं पटाखे की, जैसे ही पटाखे की क्या ही दिवाली खत्म हुई, दिवाली हो गई, उसके बाद क्या हमारा बिजनेस आगे कैरी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए था और वो ऑब्जेक्ट फुलफिल होने के बाद हम फर्म को बंद कर सकते हैं। गाइस क्लियर है? उसके बाद ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है, अगर डीड साइलेंट है तो जैसे ही पार्टनर की डेथ हुई तो फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसमें भी फर्म बंद हो सकती है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी फर्म क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 42। इसके बाद आता है सेक्शन 43, जो क्या कहता है, एट विल, कि अगर हमारी पार्टनरशिप एट विल है तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी भी पार्टनर ने क्या दे दिया, नोटिस सभी पार्टनर को कि फर्म को बंद किया जाए, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 44, कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है। अब कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकती है? पहला, अगर कोई पार्टनर क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड, मतलब उसको अपना अच्छा बुरा नहीं पता है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। दूसरा, कि अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाए कि वो अपनी क्या नहीं कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तीसरा, अगर कोई पार्टनर पाया जाता है कि वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो अपना गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब गलत काम कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप फर्म को बंद कीजिए। चौथा, अगर कोई पार्टनर जानबूझकर, कोई एग्रीमेंट है हमारे बीच में हुआ, हम दोनों के बीच में, मैं जानबूझकर उसको तोड़ रहा हूं, तब भी आप कोर्ट में मूव कर सकते हो और फर्म को बंद करवा सकते हो। उसके बाद छठा ही है गाइस, नहीं फिफ्थ, ये क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है किसी भी कारण से कि फर्म को बंद किया जाए तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। एंड लास्ट वन इज, अगर कोर्ट को लगता है कि बिजनेस केवल लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा, तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ठीक है गाइस, आई होप ये सभी आपको समझ आए होंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेक्शन 48।
कि आपको अकाउंट्स कैसे सेटल करने हैं। सबसे पहली बात, आपको लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो लॉसेस को इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पहले आपको पे करना है प्रॉफिट में से, जो आपके प्रॉफिट्स होंगे उसमें से पे आउट करना है। उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है पार्टनर्स की उसमें से अगर फिर भी नहीं पे आउट हो पाता है तो पार्टनर से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मंगवाया जाएगा। गाइस क्लियर है? तो ये हुआ लॉसेस के लिए। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट, क्योंकि आप फर्म को बंद कर रहे हो, एसेट को बेचोगे, तो उस एसेट को बेचकर जो पैसा आएगा उसको कैसे यूज किया जाएगा। सबसे पहले गाइस आप थर्ड पार्टीज को जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर के लोन को, जो पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, देखिए लोन और एडवांसेस बाय द पार्टनर, उसको पे ऑफ किया जाएगा। तीसरा उनके कैपिटल को पे किया जाएगा। और चौथा अगर फिर भी बच जाता है तो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 48। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फर्म डेट क्या है, जो फर्म को पे करने, और प्राइवेट डेट क्या है, जो हमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पे करने। तो फर्म डेट जो है पहले फर्म की किस में से पे होंगे, एसेट में से। अगर फर्म की एसेट क्या नहीं है, इनफ नहीं है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा फर्म के डेट पे करने में। लेकिन प्राइवेट डेट पहले, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब यूज किया जाएगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में से पहले प्राइवेट डेट पे होंगे, फिर जो पैसा बचेगा फिर उसको फर्म के डेट को पे करने में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो देखिए डेट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर, जो फर्म को देना है वो फर्म के डेट होंगे। जो पार्टनर को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देना है उसे क्या बोला जाता है, प्राइवेट डेट, ठीक है गाइस। इसके बाद फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई इन द केस ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट पार्टनर्स प्राइवेट डेट। फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म डेट, फर्म के डेट को फर्म की प्रॉपर्टी में से दिया जाएगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए वो सफिशिएंट नहीं है फर्म की प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी में से पहले प्राइवेट डेट पे होगा, फिर जो बचेगा फर्म के डेट को पे करने में यूज किया जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट, उसके बाद कुछ भी बचेगा तो उसको फर्म डेट में यूज किया जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे मेन चीज है, दैट इज अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप क्या करते हो, आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो। एक तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, फिर लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया उसका अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। लोन बाय फर्म, फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को, उसका भी अलग से अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल बनता है और बैंक और कैश अकाउंट बनता है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहली चीज आपके पास आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। गाइस ध्यान से सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूं अंधा कुआं, कि आप बिना कुछ देखे इसमें क्या करो, क्योंकि आपके पास गिवन क्या होगा गाइस, माइंड माय वर्ड, आपके पास गिवन होगी बैलेंस शीट और आपको फर्म को बंद करना है। तो बैलेंस शीट में आपके पास एसेट लायबिलिटी कैपिटल होगी, तो आपको एसेट लायबिलिटी जो है किसमें से, बैलेंस शीट में उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डालना, ठीक है। तो बात को समझना, कौन सी एसेट जाएंगी, पहली बात कौन सी एसेट्स रियलाइजेशन में जाएगी और एंट्री क्या होगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। फिर कौन सी लायबिलिटी जाएगी वो सब बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। मैंने सारी चीजें इन नोट्स में लिखी हुई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको अपनी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है और बहुत ईजी लैंग्वेज में। देखिए आपको बैलेंस शीट में से एसेट उठानी है, देखो ट्रांसफरिंग ऑल एसेट एक्सेप्ट किसको नहीं उठाना है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, ये लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया हो उसका अलग से तीसरे नंबर पे अकाउंट था उसमें जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश और बैंक का भी अलग से अकाउंट है, वो भी उनके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन सबको एसेट को कहां दिखाया जाएगा, डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पर। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट, इन एसेट को छोड़कर फिक्टिशियस नहीं डालना है, लोन टू पार्टनर नहीं डालना है, कैश और बैंक नहीं डालना है। बाकी मतलब जो बिकने योग्य है, जो बिक सकती है, बिके या ना बिके वो एक अलग मैटर है, उन सबको आपने कहां डाल दिया, रियलाइजेशन में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट टू केप्ट इन माइंड व्हाइल ट्रांसफरिंग एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, अगर किसी एसेट से रिलेटेड रिजर्व्स है या प्रोविजन, मान लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर से रिलेटेड है,
अगर डेटर हमारा रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा तो उसका प्रोविजन जो है वो क्रेडिट में जाएगा। गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ देयर इज अ प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट एन एसेट, व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन और रिजर्व इज आल्सो ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्रोविजन या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फिक्टिशियस एसेट मैंने अभी बताया, ये कहां जाएगा, ये लॉस है पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री वुड बी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी टू में फिक्टिशियस एसेट। ठीक है गाइस, उसके बाद लोन टू पार्टनर, मैंने बताया लोन टू पार्टनर उसका अलग से अकाउंट बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, लोन टू पार्टनर फर्म के लिए एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको अलग से लिखा जाएगा, अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, क्योंकि फर्म इससे पैसा, किससे, पार्टनर से पैसा लेगी। इज रिटेन इन अ सेपरेट अकाउंट, अलग अकाउंट में दिखाएंगे। द अमाउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम हिम, उस पार्टनर से फर्म क्या लेगी, पैसा लेगी। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे ध्यान से, ये तो हुआ एसेट। अब बात आई लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में कौन सी, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, जो बाहर के लोगों को पैसा देना है, वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर जाएंगे। ट्रांसफरिंग ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, उसका अलग से सेकंड नंबर पर अकाउंट बनेगा जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, ये भी अलग से, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये पार्टनर से बिलोंग करते हैं, ये कहां जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट, इन सबको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन सबको छोड़कर बाकी सबको कहां पर, ये हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। तो एंट्री वुड बी आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद गाइस बहुत ध्यान से देखिए, लोन बाय पार्टनर, इसका अलग से अकाउंट बनेगा सेकंड नंबर पर, ये क्या है, लाइबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्टनर से बिलोंग करते हैं तो इसको पार्टनर को दिया जाएगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट किया जाएगा तो उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा गाइस, ये सब हमने डाल दिया, क्या जो भी बैलेंस शीट के अंदर आइटम थी सारी हमने कहीं ना कहीं डाल दी। ठीक है गाइस, कैश और बैंक है, कैश और बैंक का कहां पर, कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा, एक ही बनेगा। अगर कैश और बैंक दोनों है तो एक ही बनेगा, या तो कैश या बैंक। अगर आपने कैश बनाया तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव ही होता है कैश का। बैंक का बैलेंस है तो आप उसको विड्रॉ कर लेना, उसकी एंट्री क्या होती है विड्रॉ करने की, कैश टू बैंक। ठीक है, तो कैश अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बैंक का बनाना है, केवल बैंक का बनाना, फिर कैश को क्या करना, बैंक में डिपॉजिट करवा देना। गाइस क्लियर है। अब सब कुछ जो बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स थी हमने कहीं ना कहीं डाल दी, चाहे हमने रियलाइजेशन में डाल दी, चाहे हमने पार्टनर्स लोन में डाल दी, चाहे लोन टू पार्टनर में डाल दी, चाहे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दी, चाहे हमने कैश और बैंक में डाल दी। अब बात आई, अब हमें क्या करना है, बिजनेस को बंद करना है, हमें एसेट्स को बेचना है। तो यही बात करें, अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचोगे, इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट, किसमें, रियलाइजेशन में, इंक्लूडिंग, चाहे आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले नहीं थी, या एसेट टेकन बाय अ पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल, या पार्टनर लेकर जा रहा है तो वो क्या किया जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट पर जाएगा। अगर कैश में या बैंक में बिक्री है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर लेकर जा रहा है, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब वो एसेट एसेट नहीं है, वो रियलाइजेशन है। गाइस क्लियर है, क्योंकि हमने सारी एसेट को किसमें डाल दिया, रियलाइजेशन में डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लाइबिलिटीज पेड, चाहे वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या लाइबिलिटी एज्यूम्ड बाय अ पार्टनर, पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, आर डेबिटेड टू द अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन में उसको डेबिट किया जाएगा। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर आप पे ऑफ कर रहे हो टू कैश हो जाएगा, बैंक से कर रहे हो टू बैंक हो जाएगा। अगर पार्टनर कह रहा है मैं दे दूंगा तो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, टू में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ये सब आपने किया होगा प्लस टू में बहुत अच्छे से। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है गाइस, when an asset is given to the outside liability, हमारी कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको एसेट दे रहे हो तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री क्या नहीं होती है, पास नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द डिसोल्यूशन आर डेबिटेड टू द अकाउंट। गाइस इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, तो गाइस इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। अभी हम एक्सपेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद बैलेंस इन द अकाउंट, अब रियलाइजेशन आपका बंद हो गया, रियलाइजेशन में आपने एसेट को डाला, फिर लाइबिलिटीज को डाला, फिर एसेट को बेच दिया, फिर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो मैं बताऊंगा उससे क्या होगा, रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उससे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर क्रेडिट साइड, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड ज्यादा हुई और डेबिट साइड कम हुआ तो प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल।
और ये गाइस पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखिए पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल आप बना रहे हो। अगर लॉस हुआ, डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगेन पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पर वो शो किया जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, मैंने बताया जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सब पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर जाएंगे। अगर कोई लॉसेस है, लाइक आपका डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, वो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पर क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, कैपिटल में डाले जाएंगे। गाइस क्लियर है। उसके बाद इफ रियलाइज वैल्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखनी है। इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, टेंजिबल, आपको टेंजिबल की रियलाइज वैल्यू नहीं दी गई है, कितने में बिकी है, तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी आप उसी को मानेंगे कि उतने में ये क्या हुई है, सेल हुई है। गाइस क्लियर है। अगर इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो मानेंगे कुछ भी आपको रिकवर नहीं हुआ है। और तीसरी बात, अगर आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में बोला नहीं गया कि कितना पे किया है, तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी, मान लो 50,000 के क्रेडिटर है, बोला नहीं गया, तो आप मानोगे 50,000 ही आपने उनको पे किया है, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। गाइस क्लियर है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। गाइस क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है गाइस, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, पहली बात लोन बाय पार्टनर अकाउंट बनाओगे, फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, या तो आप उसको पे ऑफ करोगे, फर्म पे ऑफ करेगी टू कैश और बैंक, या हो सकता है हम उनको कोई एसेट दे दे, तो टू रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए फर्म पार्टनर कह रहा है कि मैंने लोन दिया हुआ है, मैं उसके अगेंस्ट फर्म में जो सोफा पड़ा हुआ है वो ले जाता हूँ, तो रियलाइजेशन है सोफा नहीं है, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या रियलाइजेशन, अगर वो कोई एसेट लेकर जा रहा है। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा, फर्म के लिए एसेट है, तो ये डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो पैसा मंगवाया जाएगा, पार्टनर से पैसा लेगी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के पास पैसा आएगा, टू में क्या हो जाएगा, लोन टू पार्टनर। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। तो पहला आपका रियलाइजेशन बंद हो गया, दूसरा लोन बाय पार्टनर हो गया, तीसरा लोन टू अ पार्टनर हो गया, चौथा हमारे पास आ रहेगा इस कैपिटल अकाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, तो आपको आप क्या करना है, करंट को इमीडिएट बंद करना है, करंट का बैलेंस आपको कैपिटल में डालना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले करते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर करंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब करंट में जाएंगे, नहीं गाइस, अब बंद करना है, अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, करंट और कैपिटल बंद करने हैं सारे, तो करंट का बैलेंस जो होगा वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अगर करंट का क्या हुआ, डेबिट बैलेंस लॉस हुआ, तो उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट, तो ये एंट्री होगी। अगर क्या हुआ, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ, क्योंकि कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो मैं पार्टनर्स करंट और करंट अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर करंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर की, उसकी जिसका भी क्या होगा क्रेडिट बैलेंस, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो करंट आपका बंद हो गया, किसमें ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। ठीक है गाइस। उसके बाद जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, वो उनकी कैपिटल में आ जाएगा। अगर क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट का, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है गाइस। इसके बाद इफ पार्टनर टेक फर्म्स एसेट, अगर पार्टनर फर्म की एसेट लेकर जा रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी ना, तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर पार्टनर क्या लेकर जा रहा है, लाइबिलिटी, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। गाइस क्लियर है। उसके बाद रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में बता दिया, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर वो क्या लेकर जा रहा है, लॉसेस लेकर जा रहा है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, लॉसेस में उनमें डिवाइड होंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस क्लियर है। उसके बाद जो हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस आया था, जो मैंने ऊपर एंट्री बताई थी, वो भी पार्टनर्स कैपिटल में क्या की जाएगी, ट्रांसफर। अगर प्रॉफिट हुए तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉसेस हुए तो कम हो जाएगी, प्रॉफिट हुए तो बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और लॉस हुए तो डेबिट करेंगे। गाइस क्लियर है। और लास्टली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो पार्टनर को पे ऑफ किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक। अगर डेबिट ज्यादा है
और क्रेडिट कम है तो उनसे मंगवाया जाएगा। तो एंट्री वुड बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पैसा मंगवाया जा रहा है क्योंकि उनकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, मतलब उनको देना कम है और लेना ज्यादा है, तो लिया जाएगा। मान लीजिए आप पार्टनर हो, आपको देना तो कितना है 5 लाख और आपसे लेना है 6 लाख, तो 1 लाख आपसे लिया जाएगा, तो फर्म के पास पैसा आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर क्या है इसके रिवर्स है तो दिया जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इसके बाद लास्ट आता है कैश और बैंक। गाइस ध्यान से, मैंने अभी बताया कि कैश और बैंक अगर दोनों अपीयर हो रहे हैं तो आपको एक ही बनाना है, या तो आप बनाइए कैश या आप बनाइए बैंक। अगर आपने कैश बनाया तो कैश का बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो बैंक में पैसा है वो भी आप कैश निकलवा लोगे, तो एंट्री होगी कैश टू बैंक, तो कैश अकाउंट में टू बैंक आ जाए। अगर आप बैंक बना रहे हो तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर नेगेटिव है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो कैश पड़ा हुआ है वो बैंक में जमा करवाओगे तो बैंक टू कैश, तो बैंक में टू कैश आ जाएगा। गाइस क्लियर है? उसके बाद जो भी आपने, ये आपका ओपनिंग बैलेंस मैं बता चुका हूं, इसके बाद आपने कोई भी क्या किया है, पेमेंट की है, तो वो सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैश जा रहा है। और जो भी आपने एसेट बेची है, आपने एसेट बेची है, देखो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, अमाउंट ब्रॉट बाय द पार्टनर, उसको हम कहां दिखाएंगे, डेबिट में, और जो आपने पेमेंट किया वो सब कहां आएगा, क्रेडिट में। उसके बाद अगर देखिए, इसके बाद आफ्टर क्लेम ऑफ अ पार्टनर्स आर सेटल्ड, और उसके बाद पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उससे भी क्या किया जाएगा, मंगवाया जाएगा या पे किया जाएगा, और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट आपस में ही क्या कर जाएगा, दोनों का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच कर जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए कैश और बैंक अकाउंट, सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने एसेट को बेचा उससे पैसा आया होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, या कोई भी पैसा आ रहा है वो डेबिट में आ जाएगा, और जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो वो सब कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। जितने भी आपने ऊपर 4 अकाउंट बनाए हैं, जिनसे पैसा आएगा वो डेबिट में आ जाएगा और जिनसे पैसा जाएगा क्रेडिट, चाहे वो रियलाइजेशन, लोन टू पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उनमें जिनमें भी पैसा आ रहा है तो डेबिट में, और जिनसे भी पैसा जा रहा है क्रेडिट में, और दोनों साइड आपस में हमेशा मैच कर जाएगी। और मैंने यही बताया, अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है तो आपको केवल एक ही बनाना है, ठीक है गाइस। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए गाइस, हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पे, बहुत ध्यान से समझना, और एक बियर, ठीक है गाइस, बियर। अगर कुछ नहीं बोला, केवल ये बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000 और कुछ नहीं बोला है, तो गाइस पे और बियर आपको मानना है फर्म। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर कुछ भी नहीं बोला गया, मान लो पे के बारे में नहीं बोला है तो फर्म करेगी, बियर के बारे में नहीं बोला है फर्म करेगी, जिसके बारे में नहीं बोला होगा वो फर्म करेगी। गाइस क्लियर है? बियर देखो, पे में क्या है, अगर पे फर्म करेगी तो पैसा जाएगा टू कैश या बैंक, ये तो मतलब हुआ पे का, और बियर का मतलब क्या है, फर्म का वो खर्चा है, ठीक है। तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चे के लिए डेबिट करते हैं, खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। बियर के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और पे के लिए पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। तो अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो फर्म ही बियर करेगी, फर्म ही पे करेगी, तो एंट्री क्या होगी, फर्म ही बियर करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पैसा फर्म ही पे करेगी, टू में क्या हो जाएगा, कैश और बैंक, ठीक है। अगर दूसरा देखिएगा यहां पर, अगर बोला गया फर्म बियर करेगी और कुछ नहीं बोला गया तब भी यही होगा, तो फर्म ही पे करेगी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। अगर बोला गया फर्म पे करेगी लेकिन बियर के बारे में नहीं बोला गया, तो अगेन फर्म ही बियर करेगी, तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, कैश और बैंक, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर बोला गया है एक पार्टनर ए है, उसको बियर करने हैं क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसको बियर करने, पे के बारे में बोला नहीं गया तो पे कौन करेगा, फर्म से पैसा जाएगा, तो टू में क्या हो जाएगा, कैश या बैंक। ऑलराइट गाइस, और क्या होगा, ए को बियर करना था लेकिन किया किसने, पे, फर्म ने, तो ए से लेगी, तो ए की कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, टू में कैश और बैंक, क्योंकि फर्म ने पे किया, करना था किसको, ए को, ए ने नहीं किया, तो फर्म ए से लेगी। गाइस क्लियर है? उसके बाद ए ने पे किया, ए एक पार्टनर है, उसने पे कर दिया, लेकिन बियर के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, तो क्या मानेंगे, बियर कौन करेगा, फर्म, ठीक है गाइस,
तो ये फर्म करेगी, तो फर्म के लिए बियर करेगी तो खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन पे किसने किया है? पे किया है ए ने, तो फर्म से पैसा नहीं गया, फर्म से पैसा नहीं गया, तो टू और टू कैश और बैंक नहीं होगा। तो टू में क्या होगा? ए ने किया है पे, तो टू ए कैपिटल ए को दिया जाएगा, फर्म ए को देगी। गाइस क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बियर एंड पे ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब कई बार क्या आता है, देखिए गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या बोला जाता है कि एक पार्टनर है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक पार्टनर है ए, उसको हमने अपॉइंट कर दिया कि वो क्या करेगा? डिसोल्यूशन प्रोसेस, ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन प्रोसेस करेगा और उसको हम 10,000 रुपीज दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना समय दे रहा है, हम उसको 10,000 दे रहे हैं। और एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हुए वो हुए 5,000। गाइस क्लियर है? वो ए अपना समय दे रहा है, उसके नाम के हम उसको 10,000 दे रहे हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंस, एसेट को बेचा, लाइबिलिटीज को पे करने में 5,000 खर्चा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बात, ए को हम क्या करें? आपको 10,000 देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? फर्म के लिए खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 10,000। टू में क्या हो जाएगा? एज कैपिटल, ए की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ए को दिया जाएगा, कैश में नहीं दिया जाता, उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाता है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 5,000, कुछ नहीं बोला गया, तो फर्म ही क्या करेगी? बियर, और फर्म ही क्या करेगी? पे करेगी। तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना? 5,000, और फर्म ने ही पे किए होंगे। टू में क्या हो जाएगा? कैश या बैंक, कितना हो जाएगा? 5,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है गाइस, क्लियर है? इसके बाद इसी में ही लास्ट चीज क्या आती है कि मान लीजिए हमने ए को अपॉइंट किया, ठीक है, ए को अपॉइंट कर दिया। ए को क्या बोला गया? ए को बोला गया कि आपको डिसोल्यूशन प्रोसेस करवाना, ठीक है, और हम आपको 20,000 पे देंगे, एंड आपको क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस भी क्या करने हैं? बियर करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपको ए को बोला गया, मान लीजिए आप फर्म हो, आपने एक पार्टनर है, उसको बोला कि आपको हम 20,000 पे दे रहे हैं, आपको अपना टाइम भी देना है, और जो उसमें खर्चे होंगे, रियलाइजेशन के समय खर्चे होंगे, वो भी आपको बियर करते हैं। तो फर्म ए को कितना दे रही है? 20। अब खर्चे हुए 30, ए ने जब खर्चे किए 30 हुए, तो ए फर्म से डिमांड नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्जी खर्चे हो, 50 हो, 40 हो, 20 हो, 10 हो, ए डिमांड नहीं करेगा। ए को फर्म ने दिया 20, ए उस पर एग्री हुआ था, फर्म बोलेगी अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो एंट्री वुड बी क्या? एंट्री क्या होगी? फर्म के लिए खर्चा कितना होगा? फर्म के लिए खर्चा है केवल 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 20,000। टू में क्या हो जाएगा? एज कैपिटल, दैट वुड बी 20,000। अब मान लीजिए पार्टनर ने 30 पे किया, वो अपने घर से कर रहा है, तो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हुए हमारे सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि इसको हम किस तरीके से शो करते हैं। अब लास्ट चीज आती है जो यहां पर आ रही है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए बहुत ध्यान से समझ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए बनाया जाता है? अगर वर्कर को चोट लग जाए उसके लिए। अगर उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो इसे, ये किससे बिलोंग करता है? पार्टनर। तो इसे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाता है? शो किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? देखिए गाइस, यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है, और लाइबिलिटी है हमें देना है लोगों को 50,000 या 60,000 देना, तो देना है किसके लोगों को? बाहर के लोगों को, वर्कर्स को। तो 60,000 जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, माइंड माय वर्ड, अब आप कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करोगे क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर जाएगा। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाएगा, और 40,000 बच गया, इसे पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर क्या है, ये 1 लाख है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और लाइबिलिटी भी कितनी है? 1 लाख। तो क्या किया जाएगा? सारा का सारा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कर दिया जाएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर शो कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। गाइस क्लियर है? उसके बाद लास्ट, अगर लाइबिलिटी है गाइस आपकी कितनी? देखिए आपका रिजर्व है 1 लाख, लाइबिलिटी है 1,50,000, तो आप रिजर्व में कितना आपका 1 लाख, आप 1 लाख ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? 1 लाख, गाइस माइंड माय वर्ड, 1 लाख ही कर सकते हो क्योंकि रिजर्व में 1 लाख है। तो 1 लाख आपने रिजर्व को, 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट में क्या कर दिया? ट्रांसफर। उसके बाद क्या होगा?
जब पे ऑफ करेंगे, चाहे वो आपका 1,50,000 हो जो अभी केस पड़ा, चाहे ऊपर 1,00,000 पड़ा, चाहे उससे ऊपर 60 पड़ा, उसको पे जब किया जाएगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, ये एंट्री की जाएगी। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको हर चीज बहुत अच्छे से करवाई है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आई है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके भी बताइए आपको कैसी लगी। बाकी सब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।